देखिए बच्चों, मैथ्स की क्लास में आज पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। पहले नोट करते रहो, देखते रहो। पहला क्वेश्चन दे रखा है 19,18 होल नंबर 1/5 17 होल नंबर 2/5 और कहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए। फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला ऋणात्मक पद बताओ। इसके आगे डैश लगा सकते हो। सीरीज दे रखी है वो इस तरह से। तो ये तो आप देख रहे हो कि ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि जैसे ये सीरीज आगे प्रोसेसिंग करेगी तो कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगी, नेगेटिव टर्म आएगी। तो पूछ रहे हैं जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से है, सीरीज से। तो सबसे पहले तो पता करना होगा ये एपी है या जीपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो डिफरेंस निकाले देखते हैं। तो 18 पंजे 90, 90 और 1 91/5 में से कितना घटाऊं, 19। सेकंड टर्म में से फिर घटाएंगे ना, तो 19 पंजे कितने होते हैं, 95। 95 में से 91 घटा दो तो आ गया -4/5। फिर इसे लो, 17 पंजे कितने होते हैं, 85। 85 और 2 87। ये आ गया 87/5 माइनस ये वाला टर्म यानी कि 91/5। एलसीएम आ गया कितना, 5 और ये आ गया -4/5। तो जो डी है वो सेम आ रहा है। तो डी जब सेम आ रहा है तो कौन सी सीरीज हुई, एपी हुई। एपी को हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, T = a + n - 1 × d टर्म निकालने का। बस ये फॉर्मूला लगा के चलना है। बस फर्क कितना आएगा, यहाँ <0 लिख लेते हैं, <0 लिख लेते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से उसे <0 लिखना। ठीक, <0 मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए ऐसा किया जाएगा। ये सोल्वर पे देखते हैं। तो ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म वो क्या है, 19 + n - 1। n तो निकालना है ना, और डिफरेंस कितना आया था, -4/5 <0। इसे और सोल्व करते हैं फर्दर। तो -4/5 ये टर्म लिख रहा हूँ पहले, और n - 1 ये तो ऐसे रहा। ये इधर आगे क्या हो जाएगा, -19। उसके बाद ये आपको पता होगा कि जब इधर ही माइनस होता है, इधर ही माइनस होता है, तो जब इधर छुटेंगे ये निशान जो है चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर होता है इनइक्वालिटी, उसमें पढ़ते हैं। तो अगली टर्म आ गई 4/5 n - 1 ग्रेटर किसके हो गया, 19 के। इसे सोल्व करें तो 4 की मल्टीप्लाई n में 4n -4 बन जा 4 और 19 की मल्टीप्लाई 5 में। 19 पंजे कितने होते हैं, 95। उसके बाद 4n ये इधर आगे क्या हो गया, प्लस कितना हो गया, 99। उसके बाद जब n निकालेंगे तो क्या हो गया, 99/4। इसको इससे डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 24 चौके कितने होते हैं, 96। तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जिसे हम क्या मान लेंगे, 25। तो आंसर आ गया 25th टर्म। तो इस सीरीज की जो 25th टर्म आएगी वो पहली टर्म होगी क्या, नेगेटिव। ठीक है, साथ साथ कॉपी करते रहे। कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
समांतर श्रेणी में, यानी कि एपी की बात हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात हो रही है। समांतर श्रेणी में एमवा पद तो 1/n है, एमवा पद यानी कि जो mx टर्म है वो तो है 1/n, और कहा है कि जो nवा पद है वो 1/m है, जो tn है वो है 1/m। हिंदी में बोल रहा हूँ साथ साथ में। तो mnवा पद बताओ, फाइंड mnth टर्म। mnवा पद बताओ, फाइंड mnth टर्म, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं जैसे आप देख रहे हो ये कभी चेंज नहीं होने के, क्योंकि इनमें कोई नंबर तो है नहीं 2 3 4 जो चेंज हो जाएगा, तो एज इट इज ही आएगा जब भी आएगा। तो इसका हमें आंसर भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो एग्जाम में आ भी चुका है। m टर्म क्या है 1/n, n टर्म क्या है 1/m, और mn पूछा है, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है 1। पहले तो डायरेक्ट याद रखने का प्रयास रखें, अगर डायरेक्ट याद रह गया तो फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी से करके भी देख लेते हैं कि तरीका क्या है। अभी mn टर्म है, तो जब हम लिखते हैं कि मान लो 6th टर्म है तो क्या लिखते हैं a + 4d लिख देते हैं, क्योंकि a + n - n × d होता है ना, एक हटा देते हैं। तो जब ये ms टर्म है तो क्या लिखूं a + m - 1 × d = क्या आ गया 1/n। फिर दूसरी इक्वेशन से a + n - 1 d = क्या आ गया 1/m। इन्हें सोल्व कर लेते हैं, तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, d कॉमन ले लेंगे। जब d कॉमन ले लिया यहाँ बच गया m - 1, और ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे -n + 1, और यहाँ आ गया 1/n और -1/m, ये आ गया। उसके बाद d ऐसे ही, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा m - n, इसका एलसीएम ले लेंगे, mn आ गया, ऊपर क्या आ गया m - n, इससे कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई है 1/mn। d का मतलब डिफरेंस निकल गया। अब ये d की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे या सेकंड में, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ और a निकालने का प्रयास करूंगा यहाँ से। तो a = ये जो 1/n है ये लिख लिया मैंने पहले, और d मुझे यहाँ रखना है, और ये पूरी टर्म इधर आगे हो जाएगी माइनस। तो जब m - 1 में होगी तो ऊपर तो क्या आ गया m - 1, और नीचे क्या आ गया वैल्यू भी रख दी, इधर भी ले आया साथ साथ, एलसीएम ले लीजिए, mn आ गया। फिर यहाँ क्या बचा n से n कट जाएगा, m बचा, और -m + 1, ये माइनस है ना बाहर। उसके बाद m से m कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई है 1/mn। तो d भी शायद यही था और a भी यही है। अब जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। हमें निकालना है mn टर्म tmn, तो क्या लगाएंगे a + mn - 1 × d, और a की वैल्यू क्या है 1/mn + mn - 1 × d की वैल्यू क्या है 1/mn। तो एलसीएम क्या आ गया mn, ऊपर क्या बचा 1 + mn - 1, 1 से 1 कैंसिल, mn से mn कैंसिल, और आंसर क्या आ गया 1। तो ये डाट याद रह गया तो ये काम करना नहीं पड़ेगा और अपना समय बचा लोगे। तो कोशिश करना कि डाट याद रह जाए। हो गया। आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, एक इक्वेशन दे रखी है
5x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और क्या रखा है कि जो इसके रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी तो उन वैल्यूज पे रूट्स कह दिया जाता है। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। फिर कहा है कि अगर रूट्स 2/अल्फा और 2/बीटा हो तो इक्वेशन बताओ, फाइंड इक्वेशन। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको पता होता है कि जो इक्वेशन दे रखी है उससे पहले हम ए बी सी निकालते हैं, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 5, a की वैल्यू क्या हो गई 5, b की वैल्यू बताओ क्या होगी -1, और c की वैल्यू क्या होगी -2। सबसे पहले तो काम ये है। उसके बाद आपने चैप्टर करा भी होगा और मैंने करवाया भी होगा, तो फॉर्मूले पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। एक बार सम निकाल लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ा है आपने -b/a, है ना, ना पता हो तो ध्यान रखो। और अल्फा बीटा होता है c/a। ये हो गया टोटल यानी कि सम, ये हो गया गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू हमने निकाली रखी है। जब यहाँ b रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/5, ये c/a है तो -2/5, ये हम निकाल लेते हैं। अब ये जो भी काम हुआ है ये तो इस इक्वेशन के लिए हुआ है। अब हमें कहा गया है कि रूट्स ये हैं और इक्वेशन बनाओ। तो जो रूट्स नए दे रखे हैं इनका हमें सम निकालना पड़ेगा और इनका हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो नए हैं। तो सम निकालते हैं। सम का मतलब टोटल 2/अल्फा + 2/बीटा। 2 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, इधर बीटा इधर अल्फा, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा ही लिख लिया। चाहे बीटा प्लस अल्फा लिख लो या अल्फा प्लस बीटा लिख लो। और ये वैल्यूज मेरे पास हैं, यहाँ रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था 1/5, और अल्फा बीटा कितना था -2/5। तो जब -2/5 रखोगे तो -2 कहाँ जाएगा और 5 आ जाएगा ऊपर। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया है -1। ये सब निकल कर आ गया उन रूट्स का जिससे हमें नई इक्वेशन बनानी है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। तो रूट्स क्या क्या है, 2/अल्फा और 2/बीटा। ये हो गया 4/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी -2/5, तो -2 नीचे और 5 ऊपर, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा -10 आ गया। तो जो नए रूट्स थे उनसे हमें सम भी निकाल लिया और क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से नई इक्वेशन बन जाती है। इसलिए सम और प्रोडक्ट निकाले गए थे, इनकी वैल्यू रख देंगे। x² माइनस सम कितना है -1 इनटू में x, और प्रोडक्ट कितना है -10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है x² माइनस माइनस प्लस x -10 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। तो जो नई इक्वेशन बनी है वो आ गई है x² प्लस x -10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था कि अगर मान लिया आपको नई इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाई जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कहा गया है कि जो इसके रूट्स हैं वही अल्फा और बीटा वो रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर एक x है तो दूसरा 1/x, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा। ये कंडीशन दे रखी है और फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहा गया है ऐसा कब होगा, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल अगर हों तो कब होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें ABC में रिलेशन बना रखा है। रिलेशन कैसे, जैसे a² इज इक्वल टू b, दूसरा आ गया a इज इक्वल टू c, तीसरा आ गया a इज इक्वल टू 1/b, चौथा आ गया a इज इक्वल टू 1/c। ऐसे 4 ऑप्शन बना रखे हैं। बात समझ में आई आपको? नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन दे रखी है, कह रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ऐसा कब होगा, आप इनमें से किस में निशान लगाएंगे जब ऐसा संभव हो, ये कहा है। ठीक, तो इसे भी आप इस तरीके से ही कर सकते हो। तो फर्क इतना है, एक को अल्फा मान लो, एक को 1/अल्फा मान लो, और वही अपना प्रोसीजर शुरू कर दो। लेकिन इसे करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो तब रेसिप्रोकल हो सकते हैं जब a और c बराबर है। तो ये डॉट स्टेटमेंट होता है इसका, ये याद रखेंगे, a इज इक्वल टू c। अगर ये और ये बराबर हों तो उसके रूट्स हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, आप उसे निकालें या ना निकालें। ठीक है, तो बस यही इसका डॉट आंसर आ जाएगा और इस पे निशान लग जाएगा a इज इक्वल टू c पे। निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके रूट्स रेसिप्रोकल ही आएंगे, आप निकालो या ना निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 10 x² माइनस 6x प्लस 45, log 10 x² माइनस 6 प्लस 45 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि x की वैल्यूज बताइए। x की वैल्यूज बताइए। तो ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन साथ साथ में लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। दो दो इंप्लीमेंट कर रखे हैं इसमें। तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी एक जो आसान सी है जिसमें लगने वाली है वो क्या होती है, पता है किसी को आप में से? लॉगरिथमिक जो चैप्टर होता है ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी होती है, उसके उनमें से एक ये है। जब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेगा मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मुझे तो इसे कैलकुलेटिव बनाना है और ये लोग ये हटना ही चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होती है, पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर मान लिया कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ हो, log ab इज इक्वल टू m, ऐसा मान लिया मैंने। a जो है बेस होता है, नीचे लिखा हुआ है, और ये b क्या है, नंबर, और m भी क्या है, नंबर, इसे बेस कहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो b है ये तो ऐसे रह जाएगा और ये नंबर इस बेस की पावर में आ जाएगा,
और log हट जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लोगरिथमिक फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में चेंज कर लो या लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लो, जैसे भी उस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक, फिलहाल अब मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये a हो गया, ये पूरा b हो गया और ये m हो गया। तो मैंने कहा था b तो ऐसे रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x, जब ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 100 में से 45 घटाएंगे तो माइनस के 55। अब सिंपल क्या बन गई, क्वाड्रेटिक डिवीजन बन गई, उसके हम फैक्टर करने जानते हैं, है ना। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 55 लिखा हुआ है, जिसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 55 और एड या सब्ट्रैक्शन कितना है 6, तो 11 और 5, 11 पंजे 55, 11 में से 5 गए 6। तो उसे लिख के दिखा देता हूँ, बाकी कर तो डायरेक्ट भी सकते हैं। माइनस का 11x प्लस का 6x माइनस के 55 इजिकल टू 0, x कॉमन आ गया, x माइनस 11 बच गया, इस 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे 5, फिर 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 11 आ गया। जब इसे 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, और जब x को 5 को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगी -5। तो ये इसके आंसर आ गए 11 और -5। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है और कहा गया है इसकी नेचर बताइए, नेचर यानी कि प्रकृति बताइए। ये कहा गया है कैसे निकालते हैं नेचर बताओ। हाँ जी, नहीं इसकी नेचर बताइए। नेचर बताने के लिए क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविक्तर। हिंदी में तो कहते हैं विविक्तर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, फॉर्मूलेटेड बाय b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो जब भी नेचर पूछी जाए, जब भी प्रकृति पूछी जाए, सबसे पहला काम क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर्मूला होता है d का b स्क्वायर माइनस 4ac। हिंदी में क्या बोला, विविक्तर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो एबीसी आपको पता ही है क्या होता है, b क्या है, ये x का कोएफिशिएंट, तो -1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये b है, माइनस के 4 इंटू a क्या है 1 और c क्या है अंडर रूट 2। ठीक, इसे सोल्व करें, करो क्या आ रहा है आंसर, पहले ऐसे निकाल लो। क्या है
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो आ गया 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4√2। फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√2 हो गया। ये क्या है 4√2, 1 प्लस 2 ऐसे ही इसमें से माइनस कर लो तो माइनस 2√2, और ये दोनों फिर फॉर्मूला बना रहे हैं। मैंने √2 का स्क्वायर करा था ना, इस 2 को ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, √2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर या √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब बीच में माइनस आएगा तो पहले हमेशा बड़ी वैल्यू रखी जाती है, और √2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, जो 1.414 होती है। तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा सवाल आ गया। अब उसके बाद जो है 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, तो बड़ी तो ये है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ी तो ये भी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ d जो है ग्रेटर देन क्या है 0। लेकिन यहाँ भी 2 केस बनते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर मान लिया परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या नेचर होगी, अब जैसे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो नेचर जो होगी इसकी वही होगी रियल, अनइक्वल और रेशनल। इसे नेचर कहा जाएगा। अभी थोड़ा समझा भी दूंगा। तो ये तो इसका मैंने आंसर लिख दिया। क्या कहा मैंने, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो ये कंप्लीट नेचर है। कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में तीनों शब्द ना देके कोई 2 ही दे देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन है परफेक्ट ये। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो सिर्फ ये शब्द बदलता, ये हो जाएगा इरेशनल, ये भी होता, ये भी ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा इरेशनल। रियल को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या पढ़ी है नंबर सिस्टम में। अनइक्वल तो आप जानते हैं जो बराबर ना हो, और रेशनल क्या होता है परिमेय हिंदी में, P/Q की फॉर्म में। और इरेशनल क्या होता है अपरिमेय, जिसका मापन संभव नहीं है। सब पढ़ रखा है हमने, कहाँ नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, वो सब चीजें जो बताई थी। तो ये इसकी नेचर है, ये वहाँ ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक। इससे अलग क्या केस हो सकते हैं, अगर d 0 के बराबर आ जाए तो वहां लिखेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, क्योंकि नेचर किस चीज की निकाली जा रही है, रूट्स की, कि जो सोल्वर में से रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के नंबर होंगे, उसे नेचर कह देते हैं। तो अगर d ठीक 0 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल। 0 से बड़ा आ रहा है, बड़े आने के बाद 2 केस हो गए, एक तो परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल, रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रियल, अनइक्वल, इरेशनल। और तीसरा केस क्या बच गया, लेस देन 0। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वहां लिख देते हैं इमेजिनरी। क्या लिख देते हैं, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। तो इस तरह के शब्दों को नेचर कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दे रखा है इलाहाबाद, ALLAHABAD, ALLAHABAD, और लिखा पूछा है इनसे जितने भी अक्षर हैं कुल कितने शब्द बन सकते हैं।
हाउ मैनी वर्ड्स मे बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ दिस वर्ड. हाउ मैनी वर्ड्स, इसकी जो लेटर है ए एल, इन्हें अगर अरेंज किया जाए तो कुल कितने शब्द बन सकते हैं. किस चैप्टर से क्वेश्चन है? बिल्कुल सही जवाब, परमुटेशन कॉम्बिनेशन. हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमचय संचय. परमुटेशन को तो क्या कहते हैं? क्रमचय. और कॉम्बिनेशन कहते हैं संचय. जब हम पढ़ते हैं एनपीआर, एनसीआर, 11th में पढ़ा है. तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, रिकॉल करा रहा हूँ आपको. जिस पे आता है देखो कैसे कर रहा है, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ. मैं तो बता ही रहा हूँ. हाँ जी, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले हम देखते हैं जिस शब्द से हमें कुल शब्द बनाने हैं यानी कि इलाहाबाद से, उसमें कुल कितने लेटर हैं. कितने लेटर हैं इसमें? तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 9 लेटर आ रहे हैं. तो जो टोटल होता है उसे लिखते हैं नीचे, जिसे जानते होंगे फैक्टोरियल, है ना. फैक्टोरियल ऐसे भी बना दिया जाता है और बुक्स वगैरह में ऐसे प्रिंटेड होके आता है. अब ऊपर वो नंबर लिखने होते हैं जो रिपीट होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होती है. तो जैसे मैं देख रहा हूँ ए की फ्रीक्वेंसी एक तो 1 2 3 4, ए जो है 4 बार आ रहा है तो ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 4. फिर मल्टीप्लाई का निशान, और कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, एल आ रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2. और कोई नंबर है ऐसा जो रिपीट हो रहा है? नहीं. अगर होता तो उसे भी लिखते. तो नीचे से टोटल और ऊपर जितने रिपीट हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं उतने लिखेंगे. भाई इसे सोल्व करना है एंड गेट योर आंसर. तो ऊपर फैक्टोरियल 4 है, नीचे कितना है? फैक्टोरियल 9. जैसा आप बैक काउंटिंग करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. अब 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया? 2 इंटू 1. इसे सोल्व करिए. क्या है? 7560. हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद. 1/7560 आ रहा हो ना, ये टर्म ऊपर आती है और ये टर्म नीचे आती है. जो टोटल डिजिट है वो ऊपर, जितना रिपीट हो रहा है वो नीचे. तो ये टोटल वर्ड्स बन सकते हैं इससे, इलाहाबाद से. ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया इलाहाबाद वाले. तो डाटा याद रखो 7560, 7560. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 विद्यार्थी हैं. देयर आर 8 स्टूडेंट्स. 8 विद्यार्थी हैं. कितने तरीकों से इन्हें विरत में बैठाया जा सकता है? हाउ मैनी वेज आर देयर टू बी सीटेड इन अ सर्किल. कितने तरीके से इन्हें एक वृत्त में यानी कि सर्किल में बैठाया जा सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर. बोलो बच्चों. 28.
देखिएगा ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, या तो सर्किल में बैठाया जाएगा या एक सीधी लाइन में बैठाया जाएगा। कभी ये फूलों के लिए आ जाता है कि भाई फूल हैं 20 और माला बनानी है, तो माला क्या होगी सर्किल, तो वो कितने तरह व्यवस्थित किया जाएगा कुछ इस तरह से। तो दो लाइन याद रखो, या तो सर्किल या सीधी लाइन। अगर सर्किल आता है तो जो नंबर यहाँ होता है उससे एक कम आंसर फैक्टोरियल 8 है तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7। ये फॉर्मूला जो होता है n-1 फैक्टोरियल। भाई ये इसका आंसर आ गया। ये कब है जब सर्किल हो, लेकिन अगर मान लिया आपको सीधी लाइन में बैठाना हो तो फिर यही आंसर है फैक्टोरियल 8। क्योंकि जब सर्किल में बैठाया जाता है ना तो एक कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि एंड से एंड मिलता है, लाइन में ऐसा नहीं होता। तो लाइन में जो नंबर दे रखा है वही आंसर है। 8 का मतलब फैक्टोरियल 8, सर्किल में बैठाया जा रहा है तो 1 कम डायरेक्ट थ्योरम है। मतलब ये जो थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स मैन है, जो मैन है वो 6 दे रखे हैं और जो वीमेन है वो है 4, महिलाएं जो है 4। इन लोगों से एक कमेटी बनानी है। एक कमेटी इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक कमेटी बनानी है और कमेटी बनानी है 5 लोगों की। यहाँ पे 5 लोग कहा गया, मतलब मैन हो या वीमेन, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है। तो कहा गया है कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर, कि प्रत्येक कमेटी में अधिक से अधिक 2 महिलाएं हों। ईच कमेटी मे हैव एट द मोस्ट 2 लेडीज या 2 वीमेन। कितने तरीके हैं, कि प्रत्येक कमेटी में अधिक से अधिक 2 महिलाएं हों। हाउ मेनी वेज आर देयर दैट ईच कमेटी मे हैव एट मोस्ट 2 वीमेन। हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोल दिया, ट्राई करके देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये हुआ नहीं हो रहा, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया वो, मैन इतने हैं, वीमेन इतनी है, कमेटी बनानी है इतने लोगों की। शर्त ये है कि अधिक से अधिक 2 महिलाएं हर एक कमेटी में हो। अधिक से अधिक का मतलब मैंने आपको कई बार समझा ही रखा है, रीजनिंग पढ़ते हैं तो भी बता रखा है। मेरी जेब में अधिक से अधिक 500 रुपये है, इसका मतलब 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 500 से कम हो सकते हैं। तो जब ये कहा अधिक से अधिक 2 महिलाएं हैं, तो 2 से ज़्यादा महिलाएं नहीं हो सकती, तो या तो 2 महिलाएं हो सके या 1 महिला हो सके। ये तो बात हुई।
तो अगर मैं 2 वीमेन लेता हूं और मैं अगर 1 वीमेन लेता हूं, यही तो 2 केस संभव है, ठीक है। और कमेटी बनानी है कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो अगर मैं 2 महिलाएं लूंगा तो 3 मैन लेनी चाहिए, तो ये तो बनेगी। और 1 महिला लूंगा तो 4 मैन दिए जाएंगे। तो ये 2 प्रकार है कमेटी बनने के। तो वुमेन थी कितनी? 4। यहाँ क्या लिखेंगे? 4C2, 4 में से 2 छांटने के तरीके, ठीक। इसी तरह से मैन कितने हैं? 6, तो क्या लिखें? 6C3। फिर नीचे आ जाओ, 1 वुमेन छांटनी है 4 में से, 4C1, और 6 में से 4 छांटने हैं तो 6C4। तो 4C2 मल्टीप्लाई 6C3 बीच में आ जाएगा प्लस 4C1 इंटू 6C4। क्योंकि एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जब इन्हें ऐड करना होगा तभी तो आंसर निकलेगा। और सब इन्हें सोल्व कर दो। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो लिख के दिखा देता हूँ। एनसीआर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। ये हो गया फैक्टोरियल 4, 2 और 4 में से 2 गए, फिर 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 गए, 3 ही आ जाएगा। 4C1 क्या होता है? 4 ही होता है। जिसके नीचे 1 होता है उसके ऊपर आंसर 4 ही आ जाएगा सीधा, चाहे ऐसे निकाले देख लेना। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 और 6 में से 4 गए, 2। इसे सोल्व करना है तो 4 3 2, ऊपर 2 आ गया, 4 3, 1 2 से 2 कट गया, नीचे आ गया 2। फिर 6 5 4, 3 से 3 कट गया, नीचे आ गया 3 इंटू 2 प्लस 4 गुना, फिर 6 और 5, 4 से 4 कट गया, नीचे आ गया 2 गुना ये फैक्टर हटा दिया। ये सोल्व कर लो। 2 2 जा 4, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40 पे ये वाली टर्म आ गई, प्लस 2 3 जा 6, 5 के 15 और 15 चौका 60। देखा कुछ गलती तो नहीं हुई? तुमने निकाला नहीं निकाला? अच्छा तुम मेरे यहाँ बैठे हो। आंसर तो 180 आ रहा है। तो कैलकुलेशन में गलती हो गई कहीं। कहाँ हुई है? 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 आ रहा है। 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 और 60 180। ये आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 100 0.1 की वैल्यू बताइए। करिए। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपने पास से कोई नंबर ही मान सकते हैं। मैंने मान लिया m मान लो, x मान लो, कुछ ही मान लो। ये कौन सी फॉर्म है? अब लोगरिथमिक फॉर्म। इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। ये जो नंबर है ये तो ऐसे ही रहने दो, और ये नंबर इसकी पावर में पहुंच जाएगा, तो 100 की पावर m हो गया। उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10। इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2m। इसे क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -1। दोनों तरफ का बेस सेम हो गया, तो -1 इज इक्वल टू 2m या m इज इक्वल टू -1/2। तो
तो ये m आ गया, और m मैंने क्या मान रखा था इसे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2 ही होगी। बस इस पीरियड में इतना ही।